उद्धव ठाकरे का सामना को दिया गया इंटरव्यू अब अपलोड हो चुका है और जैसा कि हमने कहा था कि यह इंटरव्यू नहीं बल्कि एक मजाक है, ये तो मजाक ही साबित हुआ। जवाब देने वाले को भी और सवाल करने वाले को भी थोड़ा सा और होमवर्क की ज़रूरत थी, ऐसा हमें लगता है। और वो क्यों लगता है वो हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। इसके पहले कि हम शुरुआत करें शिवसेना की इस समय की गत क्या है, इस पर उद्धव ठाकरे का ओपिनियन समझ लीजिए। एक नवीन महाराष्ट्र उभा राहतोय आणि हा निसर्गाचा नियम आहे। जेव्हा ह्या गोष्टीला सुरुवात झाली त्याच वेळेला मी म्हटलं होतं की सडलेली पानं ही पडलीच पाहिजेत आणि ती पानं पडल्यानंतर नवीन अंकुर निघतात, कोंब फुटतात आणि वृक्ष हा पुन्हा ताजा तवाना टवटवीत पानांनी फुलांनी बहरून जातो। तो सुना आपने, शिवसेना से सड़े पत्ते गिर गए हैं और नए अंकुर खिले हैं। ये वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। लेकिन उद्धव ठाकरे ये नहीं बता रहे हैं कि वो किस शिवसेना की बात कर रहे हैं। अगर वो उस शिवसेना की बात कर रहे हैं जो कि इस समय सीएम एकनाथ शिंदे के साथ है, तो हम बता दें कि उनकी शिवसेना का वृक्ष तो हमेशा से ही हरा भरा था, बस जड़ों में थोड़े से कीड़े लग गए थे और पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के बाद अब उस वृक्ष को सूखने से बचा लिया गया है। नहीं तो उद्धव साहब आपकी पार्टी को तो आपके साथी दल ही कीड़े की भांति कब का चट कर गए होते। खैर छोड़िए, इंटरव्यू के आगे के हिस्से भी सुनिए। धनुष्यबाण आणि मशाल ह्या माझ्यासाठी मी म्हणेन नंतर आलेल्या गोष्टी आहेत। शिवसेना हे नाव प्रबोधनकारांनी म्हणजे माझ्या आजोबांनी दिलेलं आहे। आत्ता जो एक विचित्र निकाल निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे त्याच्या विरुद्ध आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलोय। मला खात्री आहे की शिवसेना हे नाव आपल्याला पुन्हा मिळेल। तो ये उद्धव ठाकरे का बयान। बेशक शिवसेना ये नाम आपके दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे का दिया हुआ है और इसलिए अब ये शिवसेना उन्हीं के हाथों में है जिन्होंने उसकी विरासत को अब तक जतन करके रखा है। आपने शिवसेना के मूल सिद्धांतों से समझौता किया और इसीलिए आप पार्टी से हाथ धो बैठे हैं। आप लड़िए नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, वो आपका अधिकार है। आगे सुनते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा। मुख्यमंत्री 2 दिवसापूर्वी ही दुर्घटना घडल्यानंतर आज मला माहिती मिळाली, आज ते दिल्ली दरबारी गेलेले आहेत। म्हणजे हा कुठलं राजकारण आहे? अजूनही तिथे शोधकार्य सुरू आहे। अनेक लोक तिकडे ढिगाऱ्याखाली गेलेली असण्याची शक्यता आहे। 100च्या आसपास गेली असावीत असा एक प्राथमिक अंदाज आहे। आणि मुख्यमंत्री हे मुजरा मारायला दिल्ली दरबारी गेलेले आहेत। कोणाला मुजरा मारतायत, कशासाठी मुजरा मारतायत? मतलब ये वाली बात तो कमाल की हो गई ना। उद्धव साहब ने लगता है अखबार पढ़ना या फिर टीवी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया। खबर देखते तो उन्हें पता चलता कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सवेरे 6 बजे ही इरशालवाड़ी के लिए रवाना हो गए थे। वो पूरे महाराष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं और जब परिवार पर संकट का पहाड़ गिरा था ना, तो सीएम शिंदे उनकी मदद के लिए खुद वहाँ पर मौजूद थे। पीड़ित लोगों की मदद की, उन्हें आर्थिक सहायता दी, घर बनाकर देने का वादा किया, अनाथ बच्चों को गोद भी लिया। लेकिन आपको 2 दिन बाद उनका दिल्ली जाकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना ज़्यादा याद है। शायद आपको ये सौभाग्य मुख्यमंत्री रहते कभी मिला ही नहीं था, और मिलता भी कैसे? आप तो 2.5 सालों में अपने घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। खैर एक और बाइट सुनाता हूँ आपको। आजकल हर कोई मणिपुर का एक्सपर्ट बना हुआ है, सुनिए। डबल इंजिन सरकारमध्ये मणिपूरमध्ये आज दुसरी घटना बाहेर आलेली आहे। होय, महिलेची विवस्त्रावस्थेत धिंड काढून जे काय सगळं अत्याचार केले, हा जर का व्हिडिओ बाहेर आला नसता, म्हणजे तो यायला नाही पाहिजे होता। ती घटना तिथल्या तिथेच तिचा रोखठोक समाचार घ्यायला पाहिजे होता, पण तो घेतला गेला नाही। म्हणजे अशा आणखीन काही घटना असतील आणि एवढं करून पंतप्रधान तिकडे जायला तयार नाहीत। सर्वोच्च न्यायालयाने ताकीद दिल्यानंतर फक्त 30-35 सेकंदाचं ते काहीतरी बोललेत आणि राजस्थानला प्रचारासाठी निघून गेले। ये ठीक है उद्धव साहब, मणिपुर जल रहा है, अशांति है और वहाँ चूंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए आपको उस राज्य की बहुत चिंता हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे विषयों पर टिप्पणी करने से पहले थोड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत आपको थी। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाने की घटना मई के महीने में हुई थी। उसके बाद वहाँ 2 समुदायों में तनाव हुआ था। मणिपुर पुलिस इस सिलसिले में अपना काम कर रही है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जहाँ भीड़ उग्र हो और उनके बीच तनाव का बहुत पुराना इतिहास हो, वहाँ चीज़ों को शांत करने में वक्त लग सकता है। लेकिन आपके राज्य में भी तो पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी ना। उसकी वजह से हिंदुओं में काफ़ी रोष भी था, हिंदू गुस्से में थे।
आप कितने आरोपियों को अब तक सजा दिला पाए हैं उस केस में? एक भी नहीं ना। तो ऐसे मसलों पर कुछ बोलने से पहले आपको पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। वैसे इस इंटरव्यू में और क्या क्या कहा है उद्धव ने, आपको सुनाते हैं, सुनिए। आपल्या माननीय पंतप्रधानांना एकदम आठवणीतल्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी बाहेर काढल्या, ठेवणीतल्या, आणि 36 पक्षांची एक जेवणावळ त्यांनी घातली. खरं म्हणजे 36 जणांची गरज नाहीये. त्यांच्या एनडीएमध्ये आता ईडी, इन्कम टॅक्स आणि सीबीआय 3च पक्ष मजबूत आहेत. बाकी पक्ष राहिलेत कुठे? अब ये आजकल का रिवाज बन गया है, जब भी किसी भ्रष्टाचारी पर ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई की नज़र पड़ती है तो वो बदले की राजनीति बन जाती है। देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। कांग्रेस के राज में भी तो ये संस्थाएं थी ना, और थी तो वो क्या सो रही थी या कामचोर थे वो? लेकिन आज अगर ये संस्थाएं भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही हैं तो बीजेपी इनका दुरुपयोग कर रही है। भाई वाह! इस इंटरव्यू का एक नगीना और सुनिए। मागच्या महिनाभराच्या काळामध्ये समृद्धी महामार्गावर इतका मोठा अपघात झाला, त्याच्यातल्या मृतांच्या चिता पेटल्या असताना शपथविधी झालाय. असताना लगेच दुसऱ्या दिवशी या राज्यामध्ये एक पक्ष फोडला जातो आणि चितेचा धूर विझलेला नाही आणि शपथविधी घेतले जातात. याला आपण काय म्हणाल? एनसीपी टूटी और सत्ता में शामिल हुई, लेकिन राजनीतिक संवेदना की तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए उद्धव साहब। आपने भी तो एनसीपी से हाथ मिलाया ही था ना, बावजूद इसके कि जनता से वोट आपने बीजेपी के साथ मिलकर मांगे थे। जनता ने आपके और बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया था और आप जाकर बैठ गए कांग्रेस और एनसीपी की गोद में। लेकिन आपने किया तो वो चलता है। और बुल्ढाना में समृद्धि महामार्ग पर हुए बस हादसे से इस घटना को जोड़कर आप क्या साबित करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। अभी तो आगे सुनिए उद्धव साहब को। मला जे करायचं होतं ते मी केलं. ह्या पद्धतीने मी सत्ता राबवू इच्छित नाही आणि माझ्याकडनं ती राबवली पण जाणार नाही. जर मला सत्ता टिकवायची असती तर जे गद्दार होते ते माझ्यासोबत 2-3 दिवस होतेच. त्यांना सुद्धा मी आत म्हणजे हॉटेलमध्ये किंवा इतरत्र डांबून ठेवू शकलो असतो. किती दिवस शकलो असतो. जी मनानेच विकली गेलेली आहेत ती माणसं मला नकोच आहेत. जी माझ्या सोबती अगदी मुठभर का असतील पण निष्ठावान मला पाहिजेत. उद्धव, देख सुन लीजिए उनको। तो उद्धव ठाकरे को निष्ठावान लोगों की जरूरत है, मन से बिक चुके लोगों की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उद्धव साहब, ये शिवसेना बनी ही थी निष्ठावान कार्यकर्ताओं से, उन शिव सैनिकों से जो शिवसेना के लिए अपना खून बहाने तक के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आपने कद्र की क्या उनकी निष्ठा की? और की होती तो शायद आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। ये सीएम एकनाथ शिंदे की लोगों में आस्था ही तो थी कि जब उनके काम आपसे नहीं होते थे तो लोग उनके पास जाया करते थे। और अगर आज इन्हीं लोगों ने शिवसेना को गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए आपका साथ छोड़ दिया तो आत्ममंथन आपको करने की जरूरत है। आप एक नाकाबिल मुख्यमंत्री ही नहीं, एक परिवार के मुखिया के तौर पर भी आपको लोगों ने नकार दिया। खैर, राजनीति से ज्यादा उद्धव ठाकरे को केकड़ों में दिलचस्पी रहती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो ठहरे ना, और इसलिए उन्होंने इंटरव्यू में केकड़ों का भी जिक्र किया। सुनिए आप। महाराष्ट्रात धो पाऊस पडतो आहे. वर्षभरापूर्वी अशाच मुसळधार पावसामध्ये तुमच्या नेतृत्वाखालचं सरकार वाहून गेलं. वाहून नव्हतं गेलं, खेकड्याने धरण फोडलेलं. तुम्हाला माहिती असेल की खेकड्या ज्या टोपलीमध्ये खेकडे असतात त्या टोपलीवरती झाकण ठेवण्याची गरज नसते. तेच एक वरती जायला लागलं काय एकमेकाला खाली खेचत असतात. तसे हे सगळे खेकडे आहेत. तो केकड़ों पर उद्धव साहब का ज्ञान आप लोग ने सुन लिया। डेफिनेटली उनका ज्ञान केकड़ों पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत मुझको लगता है कि शायद उनके छोटे बेटे को हो सकती है, क्योंकि बताया जाता है कि उनका जो छोटा सुपुत्र है तेजस ठाकरे, वो केकड़ों पर ही रिसर्च कर रहा है इन दिनों। खैर, आगे सुनिए। शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र म्हणून तर माझी ओळख आहेच, पण शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र शिवसेना प्रमुखांचा वारसा घेऊन पुढे जाऊ शकतो, वारसा पुढे नेऊ शकतो, हा एक विश्वास जनतेला माझ्यामध्ये वाटला असेल, माझ्याबद्दल वाटला असेल. हुआ ने एक सुपर जोक। कह रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का बेटा उनकी विरासत को आगे लेकर जा सकता है। ये लोगों का विश्वास उद्धव ठाकरे में है। विरासत आगे लेकर जाना तो दूर, आपने तो वो कर दिया जो बाला साहब ठाकरे जीते जी नहीं चाहते थे। सुन लीजिए बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप।
हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। सुना आपने, ये आपके पिताश्री बाला साहब ठाकरे के वचन हैं, लेकिन आप तो कांग्रेस की गोद में ही जाकर बैठ गए। इसको ही कहते हैं पैरों तले जमीन नहीं, फिर भी हमें यकीन नहीं। आगे सुनिए इस नायाब इंटरव्यू में उद्धव ने और क्या क्या कहा है। या कूटनीतीला आता कुटून टाकण्याची वेळ आलेली आहे, कारण सत्ता लोलुपता, सत्ता भक्षक, नरभक्षक जसं असतं, एकदा का त्या सत्तेला चटावले का त्यांना काही दिसेनासं होतं, आणि ती सत्ता लोलुपता ही या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आलेली आहे। सत्ता लोलुपता, ये शब्द जब हम सुनते हैं ना तो सबसे पहले 2019 की याद आती है। ये सत्ता लोलुपता ही तो थी कि आपने बीजेपी के साथ 30 साल पुराना गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। खैर ये बात आप मानेंगे नहीं, ये हम जानते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे से आपको इतनी जलन क्यों है तभी तो इस किस्म के सवाल आपने संजय राउत को खुद से पूछने के लिए बोला। सुनिए सवाल। एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाला 1 वर्ष झालं। मी असं पाहतोय की तुम्ही इतके वर्ष भारतीय जनता पक्षाबरोबर आहात, तुम्हालाही मोदी शहांचा इतका सहवास कधी लाभला नव्हता, तितका या मुख्यमंत्र्यांना लाभतोय। याचं रहस्य काय? मतलब कमाल है ना, पीएम मोदी ने आपको गले नहीं लगाया कभी, या आपके काम की कभी तारीफ नहीं की, तो वो भी गलती सीएम एकनाथ शिंदे की है। आपने अच्छा काम किया हो तो शायद आपको भी शाबाशी मिलती, घराने का न्योता मिलता, साथ ही दल के विरोधी पक्ष भी आपको गले लगाते, लेकिन ऐसा कुछ तो आपसे हो नहीं सका। खैर आगे सुनिए उद्धव ठाकरे को। हे साल आपल्या देशाच्या आयुष्याला एक वळण देणारं वर्ष असेल, कारण 2024ला जर का हे सरकार पुन्हा आलं तर मला नाही वाटत परत या देशात लोकशाही म्हणून जिवंत राहील आणि निवडणुका होतील। 2024 देश में बदलाव लाने वाला साल है, ऐसा कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। बदलाव आ सकता है उद्धव साहब, पहले अपने कुनबे को तो एक कीजिए। INDIA मतलब इंडिया नाम से अपना ग्रुप बनाकर आपने जो चुनौती नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने रखी है, वो चुनौती इसलिए कोई चुनौती नहीं दिखती क्योंकि अब आपके इंडिया में ही खूब तनातनी होने वाली है। क्योंकि ये जितने भी दल है ना, सबके मुखिया खुद पीएम बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं, और आप तो अपने दल के मुखिया भी अब ठीक से नहीं रहे। लेकिन अब आते हैं इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार मतलब सांसद संजय राउत पर। उनके सवाल सुनिए, मजा आएगा आपको। सुनते ही पता चलेगा कि लेटेस्ट अपडेट उनके पास नहीं थी, बस जो मन में आया पूछ लिया राउत साहब ने। सुनिए सवाल। आपण चित्र या राज्यातलं पाहिलं असेल की राज्याच्या एका भागामध्ये सांगितलेलं आहे, लोकांनी होर्डिंग्स लावले आहेत की अजित पवार हे भावी मुख्यमंत्री, आणि विदर्भातल्या काही भागात होर्डिंग्स लागलेले आहेत की देवेंद्र फडणवीस हे भावी मुख्यमंत्री, आणि सध्या एक मुख्यमंत्री अस्तित्वात आहेत। या राज्यामध्ये भावी मुख्यमंत्र्यांचं सुद्धा पीक आलंय का बोगस बियाणांप्रमाणे? मतलब राउत साहब को ये ही नहीं पता कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, ये तय हो चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक कि अजित पवार भी इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। ऐसे में इस सवाल का क्या औचित्य था ये समझ में नहीं आया। एक और सवाल सुनिए। उद्धवजी, तुम्हाला असं वाटत नाही का की या तुमच्याकडे जेव्हा देण्यासारख्या बऱ्याच साधनं होती, सत्ता होती, ते सगळे लोक सोडून गेले आणि ज्यांना तुम्ही काही देऊ शकला नाही ते तुमच्याबरोबर राहिले, किंवा सामान्य शिवसैनिक असतील, असंख्य पदाधिकारी असतील, ज्यांना मिळत गेलं ते सोडत गेले। अब ये सवाल वो इंसान पूछ रहा है जो शिवसेना के एहसानों तले दबा हुआ है, जिसने जिंदगी में एक चुनाव भी नहीं लड़ा। अगर लड़ ले तो शायद जमानत जब्त हो जाए, लेकिन राज्यसभा सांसद बना हुआ है दूसरों की कृपा पर। वो कह रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जिसके लिए किया वो उन्हें छोड़कर चले गए, और जिसके लिए कुछ नहीं किया वो साथ खड़े हैं। मतलब कहाँ से लाते हैं ऐसे लॉजिक आप राउत साहब, वही समझ में नहीं आया। खैर इस पूरे इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा भी 27 जुलाई को प्रसारित होने वाला है, उस हिस्से पर भी हमारी नज़र रहेगी। वैसे भी कल उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है और उनकी बधाई तो बनती ही है, क्योंकि आलोचना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, लेकिन बात जहाँ जहाँ बेसिर पैर की होगी वहाँ पर तो हम कहेंगे ही, क्योंकि कहना ज़रूरी है। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टेली।